हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने विद्युत सेल के बारे में पढ़ा था, उसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में भी अध्ययन किया था और विद्युत वाहक बल के बारे में भी जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे टर्मिनल विभवांतर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्मिनल विभवांतर को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका डिफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। फ्रेंड्स, आप याद कीजिए कि हमने विद्युत वाहक बल में बताया था कि विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ में आवेश जो एकांक आवेश द्वारा कार्य किया जाता है उसे कहते हैं। लेकिन टर्मिनल विभवांतर में क्या है कि दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाह करने में जो कार्य किया जाता है उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अर्थात जो विद्युत वाहक बल है पूरे परिपथ के लिए है, जबकि टर्मिनल विभवांतर सिर्फ दो बिंदुओं के लिए है। फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि टर्मिनल विभवांतर को भी हम वोल्ट मीटर से नापते हैं। इस प्रकार हम सिर्फ विभवांतर रहता है तो उसको हम वोल्ट मीटर से नापते हैं, उसी प्रकार टर्मिनल विभवांतर को भी हम वोल्ट मीटर के द्वारा ही नापते हैं और इसका मात्रक वोल्ट ही होता है और टर्मिनल विभवांतर को हम भी से ही दर्शाते हैं। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, जो हमने आपको बताया था कि विद्युत वाहक बल के बारे में, विद्युत वाहक बल जो होता है वो पूरे परिपथ के लिए होता है। पूरे परिपथ के लिए जो विभवांतर होता है उसके लिए हम विद्युत वाहक बल का प्रयोग करते हैं, जबकि टर्मिनल विभवांतर दो बिंदुओं के लिए या फिर आप कह सकते हैं दो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहेंगे, जबकि पूरे परिपथ में जो विभवांतर होगा उसे हम विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपके इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताया वो भी आप नोट कर सकते हैं, मैं उसे लिख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप नोट्स में लिख लेंगे कि टर्मिनल विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से नापते हैं तथा हम इसे भी से दर्शाते हैं। एक और पॉइंट आप लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गई, आप लिख लीजिएगा कि इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको टर्मिनल विभवांतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं उसके बारे में। तो आप हेडिंग दीजिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डिफिनेशन से। वैद्युत अपघट्य द्वारा, वैद्युत अपघट्य क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार सेल की संरचना होती है। सेल की संरचना में ही वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। तो आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाकर पिछली वीडियो देख के आइए, तभी आपको वैद्युत अपघट्य अच्छे समझ में आ जाएगा। तो वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है और इसे हम आर से दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसे हम स्मॉल आर से दर्शाएंगे, जबकि जो प्रतिरोध होता है किसी परिपथ का प्रतिरोध उसे हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से दर्शाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कहा कि वैद्युत अपघट्य द्वारा, वैद्युत अपघट्य क्या होता था कि एक प्रकार का विलयन होता था जिसमें हम इलेक्ट्रोडों को डुबाते थे, जिससे एक इलेक्ट्रोड धनावेशित तथा दूसरा ऋणावेशित हो जाता था। तो उसी अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध मतलब रुकावट, जो रुकावट पैदा होती है, जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। समझिए फ्रेंड्स कि होता क्या है कि जब हम किसी सेल के टर्मिनल को एक तार द्वारा जोड़ते हैं तो तार में वैद्युत धारा होती है। वैद्युत धारा, आप जानते हैं कि वैद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। वैद्युत धारा का प्रवाह सदैव धन आवेश से ऋणावेश की तरफ होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होता है। तो जब सेल के जो धारा होगा उसका प्रवाह तो परिपथ में धनावेश से ऋणावेश की तरफ होगा, जबकि सेल के अंदर धारा का प्रवाह ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होगा। जिस प्रकार से तार धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है और उस अवरोध को हम लोग कैपिटल आर से दर्शाते हैं जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, उसी प्रकार जो वैद्युत अपघट्य होगा वो भी धारा के मार्ग में अवरोध करेगा और उसको हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे, जिसे हम स्मॉल आर से दर्शाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। मोटी बात ये है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम उसे कहेंगे कि जो सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य भरा रहता है, जो सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा रहता है उसके कारण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होता है, उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम स्मॉल आर से दर्शाएंगे। ये आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि इसे हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं, जबकि जो प्रतिरोध होता है परिपथ का प्रतिरोध
जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप हेडिंग लगाएंगे आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। तो फ्रेंड्स आप हेडिंग लगा लेंगे आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले आप तो हेडिंग लगा लेंगे आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, फिर लिख देंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको सेल की संरचना में समझाया था कि सेल में दो अलग अलग धातुओं की प्लेटें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। सपोज दैट ये दो प्लेटें हैं, दो इलेक्ट्रोड हैं या फिर दो प्लेटें हैं, इनके बीच जो ये दूरी है, मान लीजिए दूरी डी है, इनके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतने ज़्यादा सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। दूसरा एक किन बातों पर निर्भर करता है, तो फ्रेंड्स ये प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात ये जो प्लेटें हैं आपके पास, ये प्लेटें हैं, इनका जो क्षेत्रफल होगा इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात अगर सेल के प्लेटों का क्षेत्रफल कम होगा तो आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा, या फिर आंतरिक प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि सेल के प्लेटों का क्षेत्रफल कम होगा। तो फ्रेंड्स हम इसे भी लिख लेंगे कि आप लिख लेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें घोल का मतलब क्या है, घोल का मतलब हो गया वैद्युत अपघट्य। आप यहाँ पे वैद्युत अपघट्य भी लिख सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो सेल की संरचना होती है कि सेल दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे रहते हैं। वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबने के कारण एक प्लेट जो होता है वो धनावेशित हो जाता है, दूसरा प्लेट ऋणावेशित हो जाता है। तो इसमें घोल से क्या आशा है, वैद्युत अपघट्य। तो जो सेल की जो प्लेटें होती हैं वो उसके क्षेत्रफल जो होता है आंतरिक प्रतिरोध उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब फ्रेंड्स सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य कितनी मात्रा में है, अर्थात उसकी सांद्रता कितनी है, उस पर भी निर्भर करता है। तो हम इस बात को भी लिख लेंगे कि यह वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता मतलब उसकी मात्रा। वैद्युत अपघट्य की मात्रा अगर अधिक होगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी अधिक होगा। अगर सेल की वैद्युत अपघट्य की सांद्रता अगर कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। और फ्रेंड्स ये एक और चीज़ है जिस पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, वो है कि वैद्युत जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अर्थात आपका वैद्युत अपघट्य किस चीज़ का है, मतलब कैसा वैद्युत अपघट्य आपने डाला है, कौन सा पदार्थ मिलाया है, इस पर भी निर्भर करेगा। और जो प्लेट है वो किस धातु से बनी हुई है, इसकी प्रकृति पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और ये किन चीज़ों पर निर्भर करता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम इसका आपको एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है, सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है अर्थात ई, और आंतरिक प्रतिरोध अर्थात स्मॉल आर, इन सब में क्या संबंध होता है इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपको हम फिगर इसका दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका फिगर हो जाएगा। देखिए इसमें कौन चीज़ क्या है, ये आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। इसमें ये जो है ये इसका वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है और जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। यहाँ से इसको हमने एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया है, ये टर्मिनल है, माफ़ कीजिएगा ये जो है ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हमने वोल्ट मीटर से जोड़ रखा है और इस पूरे इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी से भी जोड़ दिया है। यहाँ पे हमने एक एमीटर लगा दिया है, ये पूरा सेल का प्रतिरोध है, पूरे सेल का प्रतिरोध है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ये ध्यान दीजिए ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जो वैद्युत अपघट्य के कारण लग रहा है, और ये जो है ये सेल के पूरा प्रतिरोध है। यहाँ पे कुंजी लगी हुई है, यहाँ से धारा प्रवाह होता है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे विद्युत वाहक बल की दिशा माइनस से प्लस की तरफ लगाया है, क्योंकि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो विद्युत वाहक बल होता है उसकी दिशा माइनस इलेक्ट्रोड से माइनस से प्लस की ओर होती है। तो फ्रेंड्स ये रह जाएगा इसका चित्र। आई होप आपको इसमें कौन चीज़ क्या आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।